ये कहानी हर उस लड़की के लिए प्रेरणा है जिसका ससुराल उसकी इच्छाओं के मुताबिक नहीं होता। लेकिन माँ, क्यों हमेशा मेरे ससुराल को कोसती रहती हो? अरे बेटी, क्या क्या बोला था और क्या निकला तेरा ससुराल? शादी के वक्त बोल रहे थे 2-2 फैक्ट्री है, बहुत काम है, पैसा है, गाड़ियां हैं। आज मेरी बेटी रिक्शा से उतरती है तो दुख तो होता है ना बेटा। माँ, कोई झूठ थोड़ी ना बोला था उन लोगों ने, सब तो था। वो तो मेरे ही पैर शायद खराब रहे होंगे कि इन लोगों को बिजनेस में लॉस हुआ और ये लोग गरीब हो गए। माँ को बेटी की बात पर गुस्सा आ जाता है। क्यों, किसी ने कुछ कहा क्या? क्या कहा? तेरी सास ने ताने दिए क्या? हैं? बता मुझे, मैं अभी ठीक करूं उन लोगों को। अरे कैसी बात कर रही हो माँ? ये तो मैं बोल रही हूँ, उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। पापा बोल रहे थे कि खेत से नया चावल आया है तो बोरी रखवा दो रिक्शे में, और दाल के लिए बोल देना, अगली बार दे जाएंगी। माँ भी बेटी की बात मानकर चावल का बोरा रिक्शे में रखवा देती है और बेटी वहाँ से चली जाती है। घर में आकर वो बोरा छत पर रखती है और सास के कमरे में चली जाती है। बहू आ गई बेटा? वो क्या है ना, मैं चाय पीने के लिए बैठी थी, सोचा तू आ जाए तो साथ ही पीते हैं। जी माँ जी, मैं बनाती हूँ, आप रुकिए। बहू किचन में जाती है, अच्छी सी चाय बनाकर सास के साथ बैठ जाती है। बहू, कुछ खाने का मन कर रहा है चाय के साथ, कुछ तला सा भुना सा। अभी ले आती हूँ माँ जी। बहू किचन में जाती है, जहाँ बासी दिन की रोटी रखी थी वो उसके टुकड़े करती है और फटाफट उसमें प्याज टमाटर काट कर पोहा बनाकर सास के सामने ले आती है। सॉस के साथ रोटी का पोहा, सास तो खुश खुश। बहू, कैसे घर में आई थी और क्या क्या करना पड़ रहा है? माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? जीवन का नाम ही उतार चढ़ाव है। जीवन तो हर हाल में खुशहाल है अगर हम सब साथ हैं। पैसा तो कमाया भी जा सकता है, लेकिन किसी का ना रहना, हम खुशनसीब है कि हम सब साथ हैं। चलिए माँ जी, मैं छत पर जा रही हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। बहू छत पर जाती है और बोरे का चावल खोलती है, सारा चावल साफ करती है और किचन में डब्बे में रख लेती है। शाम को पति आता है। क्या बात है मिनल, इस बार तो राशन और कम में आ गया और बिजली का बिल भी कम है। पहले तो ये कितना महंगा आता था और बिल भी लंबे चौड़े होते थे। तभी बच्चा आ जाता है। माँ चलो ना, मेरे पढ़ने का वक्त हो गया है, मुझे पढ़ा दो ना। हाँ हाँ, पढ़ाती हूँ। वो चावल ना खेत वाले ले आई थी, इसलिए साफ़ कर रही थी। वैसे पिछली बार का राशन भी अभी बचा है तो इस बार भी खर्चा कम ही आएगा। चलिए कपड़े बदल लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। जिस घर में औरतें कभी किचन में नहीं जाती थी, वहीं बहू सारा दिन किचन में लगी रहती है। ये देखकर पति को अफसोस तो होता है, लेकिन क्या करता। वहीं मिनल, जो कि एक बड़े घर में बहू बनकर आई थी, गरीब ससुराल की कभी कोई शिकायत नहीं करती। फिर एक रोज़, सुनिए ना, वो आप अपनी फैक्ट्री फिर से क्यों नहीं खोलने की कोशिश करते? पॉसिबल नहीं है मिनल, अब कौन हमें काम देगा। मैं तो उल्टा फैक्ट्री बेचने की सोच रहा था। देखो, अभी अच्छे दाम मिल जाएंगे, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। इसकी तो सोचिएगा भी नहीं। नौकरी तो कर रहे हैं ना आप। पिताजी भी जाने से पहले यही चाहते थे कि आप इस काम को आगे बढ़ाएं। लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। पापा ही थे जिन पर लोगों को भरोसा था। भरोसा फिर से जीता जा सकता है काम करके। आप बाजार में जाइए, लोगों से बात करिए, काम लाइए। अच्छा चलो, मानो काम मिल भी जाता है तो उसे पूरा करने के लिए लाखों रुपए कहाँ से लाएंगे? बीवी पति का हाथ पकड़ती है और आश्वासन देती है कि वो है ना, सब ठीक कर देगी। पति बीवी की बातों को हल्के में लेता है। वो ऑफिस में बैठा होता है कि उसके पिता के दोस्त का फ़ोन आता है। कमला प्रसाद मेरा दोस्त था। हम सिर्फ उनके क्लाइंट ही नहीं, फैमिली थे। तुम तो विदेश में थे जब हम साथ में थे। खैर बेटा, मेरे पास एक काम है, क्या तुम्हारी कंपनी उसे करके देगी? पति को बीवी की याद आ जाती है। वो उन्हें हाँ करके घर आ जाता है। क्या बात है, आज ज़्यादा ही शांत लग रहे हैं। तुम बोल रही थी ना कि हम फैक्ट्री को दोबारा शुरू क्यों नहीं करते हैं, तो काम आया है मेरे पास, बोलो तो हाँ कर दूँ। लेकिन वही पैसों की दिक्कत। बीवी खुश हो जाती है। वो पति को पिता के दोस्त से एक बार मिलकर काम समझने और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है ये पूछ कर आने को कहती है।
पति अगले दिन पिता के दोस्त के पास जाता है। आओ आओ बैठो बेटा। अंकल, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ काम को शुरू करने से पहले। ये बोलकर पति पिता के दोस्त के सामने सारी बात करता है। मैं ये सब जानता था, लेकिन मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हुआ जो तुमने खुद ही ये बात कर दी। बेटा, मैं तुम्हें कम से कम का काम देता हूँ, उससे जो फ़ायदा होगा फिर मैं तुम्हें उससे बड़ा काम दूंगा, लेकिन ध्यान रहे क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। बेटे को पिता के दोस्त की बात भा जाती है। वो घर आता है और बीवी को सारी बात बता देता है। तो 5 लाख चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अरेंज कर दूंगी। लेकिन हाँ मिस्टर, आप फिर से तुम बड़े आदमी बन जाओगे तो मेरे पैसे मुझे वापस करने होंगे, समझे? पति बीवी का हाथ पकड़ता है। हाँ, लेकिन तुम कहाँ से लाओगी? मेरे गहने गिरवी रखकर, और कुछ पैसे मैंने घर में बचाए हैं। ठीक है? घर में बचत, लेकिन घर का खर्च तो ऐसे ही नहीं बीवी को घर की लक्ष्मी बोला जाता। अरे, ट्यूशन की फीस से लेकर राशन, बिजली, सबसे पैसा बचता था और वो जाता था हमारे भविष्य की सेविंग में, समझे? पति निश्चिंत हो जाता है और अगले दिन बीवी से पैसा लेकर फैक्ट्री को दोबारा शुरू करता है। काम पटरी पे लाने की कोशिश चल ही रही थी कि बहू की माँ घर आती है। अरे बेटी, क्या हालत बना दी है इन लोगों ने मेरी बेटी की। माँ शांत हो जाओ ना, क्या हो गया? ये ससुराल है मेरा। उतने में पति आ जाता है, हाथ में बैग लेकर। वो फैक्ट्री जा रहा था कि अरे सासू माँ, आप कैसी हैं? कैसे आना हुआ? मिनल, माँ को कुछ अच्छा बना कर खिलाओ ना। हाँ, बहुत नौकर चाकर की भीड़ लगी है ना जो मुझे बनाकर खिलाएगी। रहने दो, मैं तो बस ये बोलने आई थी कि हमारे रिश्ते में शादी पड़ी है। तो बेटी, वो जो हार मैंने तुझे दिया था ना, 2 दिन के लिए दे दे, पहन कर जाऊंगी मैं। हाँ बहू, माँ को दे दे वो गहना, हम क्या करेंगे, मेरा बेटा तुझे और ला कर देगा। बहू चुप हो जाती है। उसे डर था कि कहीं वो माँ को बता देगी कि गहने तो उसने गिरवी रख दिए हैं, तो माँ ससुराल में हल्ला कर देगी। क्या हो गया, लाकर देना बेटा। अब वो क्या है ना माँ, वो तो पॉलिश होने गया है। तुझे कब चाहिए? मुझे तो 2 महीने बाद चाहिए, पर मैंने सोचा था पहले लेकर पॉलिश करवा देती हूँ। देखना माँ, मैं नहीं करा दी पॉलिश तो मैं तुझे शादी के 2 दिन पहले दे दूंगी बस। बीवी पति की ओर देखती है और पति आंखों से उसे कहता है कि हाँ मेरी जान, तेरा हार 2 महीने के अंदर ही तेरे पास होगा। माँ तो चली जाती है और पति चला जाता है फैक्ट्री। कुछ ही दिनों के बाद एक दिन, मीनल, माँ कहाँ हो सारे? माँ! अरे क्या हो गया बेटा? क्या हो गया, बड़े खुश दिख रहे हो? मीनल, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, 2 दिनों में उसकी पेमेंट भी आ जाएगी। माँ, बहुत फायदा होगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। अब तो पापा की दूसरी फैक्ट्री भी खोलनी पड़ जाएगी। अरे जीता रहे बेटा, भगवान सभी को तेरे जैसा बेटा दे। नहीं माँ, भगवान सभी को मीनल जैसी बहू दे। मीनल की सूझबूझ से ही हम दोबारा खड़े हो पा रहे हैं माँ। सही कहा बेटा, उसकी मेहनत दिखती थी, कैसे एक एक पैसा जोड़कर वो चलती है। कोई और लड़की होती तो बस ससुराल गरीब हो गया इसी का रोना रोती। 2 दिन बाद पति के हाथ में मीनल के पुराने गहनों का सेट और साथ ही एक नए हीरो का सेट भी था। ये हीरा मेरे हीरे जैसी बीवी के लिए, जिसने भले गरीब ससुराल में कदम रखा लेकिन अपनी सूझबूझ से उसे फिर से अमीर कर दिया। था भिखारी रेल सफर में भीख मांगने के दौरान एक सूट बूट पहने सेठ जी उसे दिखे। उसने सोचा, ये व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर ये मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वो उस सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं? जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। तभी वे स्टेशन आ गया जहाँ पर उस सेठ को उतरना था। वो ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी सेठ की कही बात के बारे में सोचने लगा।
सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वे सोचने लगा, शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वो भी उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा था कि वे खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वे दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए दिन भर गुजरा, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा हुआ था, तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना ये विचार अच्छा लगा और उसने वहाँ से कुछ फूल तोड़ लिए। वो ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे। लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते थे तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं जिनकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वे तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस सेठ को ये बात बहुत पसंद आई। वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वो सेठ स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगीं। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वे अपने जीवन को बदल सकता है। वे तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वे भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। 1 वर्ष बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? नहीं तो, शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। सेठ जी आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। मुझे याद नहीं आ रहा। वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। नतीजा ये निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ।
अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। भिखारी ने स्वयं को जब तक भिखारी समझा वो भिखारी रहा। उसने स्वयं को व्यापारी मान लिया, व्यापारी बन गया। शिक्षा, इंसान अगर चाहे तो अपना भाग्य खुद लिख सकता है। शिल्पा शहर की पढ़ी लिखी और होशियार लड़की है, जिसकी शादी उसके पापा के सालों पुराने वादे की वजह से गांव के विकास से हो जाती है। शिल्पा की सास पुराने ख्यालों की होती है। अरे शहर की हो, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन आए करोगी। घर के कुछ नियम है जो तुम्हें भी मानने पड़ेंगे। हाँ मम्मी, मुझे रीति रिवाज से कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे नियम जिनका कोई मतलब ना बने वो तो गलत है। हाय देखो तो, अरे घर आए एक दिन पूरा नहीं हुआ और सास से जुबान लड़ाना भी शुरू। नहीं हो, बहू हो, अपनी हद में रहना सीख लो। हाँ इतने में विकास भी वहां आ जाता है। माँ, मुझे लगता है शिल्पा को घर रहने की जगह दुकान चलना चाहिए। इसकी नई चीजों की समझ और सोच हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छी रहेगी। बेटे की बात सुनकर माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है। अच्छा, अरे बीवी के आते ही तेरे तो सुर बदल गए। अगर ये दुकान जाने लगी तो गांव में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? है लोग क्या कहेंगे? ये कहीं नहीं जाएंगी बस। हाँ माँ के आगे और कुछ बोले बिना विकास वहां से चला जाता है और सास शिल्पा को घर के कामों में लगा देती है। उसी रात विकास और शिल्पा साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मम्मी ऐसा क्यों सोचती हैं कि औरतें कुछ नहीं कर सकती और उन्हें लोगों की इतनी चिंता क्यों है? पापा की डेथ के बाद माँ ने दुकान संभालने की कोशिश की थी, पर लोगों ने उल्टी सीधी बातें सुनाकर उनका आत्मविश्वास इतना गिरा दिया कि वो कुछ कर ही नहीं पाई और सोचने लगी कि शायद औरतें ये सब कर ही नहीं सकती, इसलिए उनसे भी नहीं हुआ। लोगों की यही तो दिक्कत है, उन्हें अपने से ज्यादा दूसरे की जिंदगी में स्वाद आता है। वैसे लोग जिनसे डरते हैं ना, उन्हें ही तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप फिक्र मत करो, मम्मी की सोच बदलने का तरीका है मेरे पास। और अगले ही दिन से शिल्पा अपनी सास की सोच बदलने और लोग क्या कहेंगे के डर को खत्म करने की जद्दोजहद में जुट जाती है। मम्मी, आपको पता है गीता, बबीता, अरे जिनके ऊपर दंगल फिल्म भी बनी है। मैं फिल्म बिल में नहीं देखती। हाँ वो हरियाणा की लड़कियां हैं, दोनों रेसलर हैं। उन्होंने जब ये शुरू किया था ना, तो लोगों ने बहुत बातें बनाई, बुरा भला बोला, मजाक भी बनाया, लेकिन उन्होंने ना किसी की सुनी, ना अपने ऊपर से विश्वास खोया और ना ही हार मानी। और देखो आज किस मुकाम पर है। अरे तो ये सब मुझे क्यों सुना रही है? हाँ नहीं नहीं, बस ऐसे ही, हमें अपने आसपास की खबरें तो रखनी चाहिए ना। ऐसा कहकर शिल्पा अपनी सास को सोच में डालकर वहां से चली जाती है। अब शिल्पा हर दिन दुनिया के अगेंस्ट अपनी हिम्मत से सक्सेसफुल बनने वाली लड़कियों की कहानी अपनी सास को सुनाने लगती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। और माँ, आजकल बहुत चुप चुप रहती हो, सब ठीक तो है ना? बस कुछ सोचती रहती हैं, इसीलिए ज्यादा बोल नहीं पाती। ऐसा क्यों हुआ माँ, कोई दिक्कत है क्या? अरे तेरी पत्नी ही दिक्कत है। मैंने क्या किया? अरे रोज मुझे कुछ समझाने के मकसद से एक नई कहानी सुनाती है, पर खुद नहीं जानती कि मुझे सब पहले से पता है। हाँ तो फिर दिक्कत क्या है माँ? लोग क्या कहेंगे? अरे उनका तो काम ही है कुछ ना कुछ कहना। आप ये सोचो कि उन्हें नजरअंदाज करके हम साथ मिलकर किस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। बेटे और बहू की बातों से सोच में पड़ी माँ वहां से चली जाती है। अगली सुबह सबसे पहले तैयार सास आवाज लगाकर बेटे और बहू को बुलाने लगती है। अरे कहाँ सोते पड़े हो दोनों? किसी को घर में कोई काम नहीं है का? हाँ सास की आवाज सुन शिल्पा भागती हुई कमरे से बाहर निकल आती है, जिसके पीछे विकास भी बाहर आ जाता है। मम्मी, आप इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? अरे किसी नई शुरुआत से पहले भगवान का आशीर्वाद बनता है या नहीं? मैं सीधा दुकान जाऊंगी, तुम काम निपटा कर आ जाना है। सास की बात सुन शिल्पा और विकास खुशी से फूले नहीं समाते।
ये हुई ना मेरी माँ वाली बात। पूरा परिवार मिलकर दुकान पर काम करने लगता है, जिसमें विकास और उसकी माँ दुकान संभालते हैं, तो शिल्पा काम को ऑनलाइन डाल शहर और इंटरनेट का काम संभालने लगती है, जिसे देख गांव में लोगों के बीच गॉसिप शुरू होते देर नहीं लगती। और क्या विकास भाई, अकेले काम संभल नहीं रहा था तो नौकर रख लेते, और तो को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी। इन्हें घर में जो काम बोलो वो तो सही से करती नहीं, यहाँ आकर तो तुम्हें डुबा ही देंगी। अरे भाई साहब, अगर आपके घर की औरतें सही से काम नहीं करती ना तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ आपकी पंचायत के लिए किसी के पास समय नहीं है। हाँ, करारा जवाब सुन बातें सुनाने आए लोग मुंह लचकाए उल्टे पैर वापस चले जाते हैं। वाह मम्मी, ये तो अब दोबारा कभी भूल कर भी यहाँ नहीं आएंगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अरे बहुत हुआ, हाँ काम पर लगो चलो। तीनों आपस में काम बांटकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इसी तरह दिनों के साथ महीने बीतते हैं, जिसमें शिल्पा की पढ़ाई, विकास की मार्केट स्किल और सास की फाइनेंशियल मैनेजमेंट से उनकी दुकान बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस बन जाता है, जो गांव के साथ साथ शहर में भी अच्छा खासा मशहूर हो जाता है। अरे सच ही कहते थे तुम दोनों, लोगों का तो काम ही होता है कहना। अब हमें सुनना है या नजरअंदाज करना है वो तो हमारे ऊपर है। हाँ, आपकी शुरुआत में गालियां और आसमान छूने पर तालियां, ऐसे लोगों का तो काम ही है पलटना। इनकी बातों से हमें कभी अपनी राह बदलनी नहीं चाहिए, बल्कि अगर बातें बन रही है तो समझ जाओ कि रास्ता सही है। सुधा और राजेश की शादी को हुए 10 साल गुजर चुके थे। कई अस्पतालों की चक्कर काटने और मंदिरों में माथा टेकने के बावजूद उन्हें संतान का सुख नहीं मिल पाया था कि फिर एक रात वो दोनों किसी मंदिर से लौट रहे थे कि तभी रास्ते के किनारे उन्हें एक छोटा बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है। ये देखो भाग्यवान, इस बच्चे को कोई यहाँ अकेला छोड़ गया है। अरे, यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। शायद भगवान चाहता है कि इस बच्चे की परवरिश हम करें। तुम बिल्कुल सही कहती हो, इस बच्चे को यहाँ छोड़ना ठीक नहीं है। इसे हम अपने साथ घर ले जाएंगे। राजेश और सुधा उस नवजात शिशु को अपने घर ले जाते हैं और उसकी परवरिश शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद सुधा माँ बन जाती है और एक बेटे को जन्म देती है। वक्त के साथ साथ दोनों बच्चे बड़े होने लगते हैं, लेकिन सुधा अपनी सारी ममता अपने सगे बेटे राहुल पर लुटाने लगती है। आज हमने अपने बेटे राहुल का एडमिशन इस शहर के सबसे बड़े स्कूल में करवाया है। और गोपाल, उसे कहाँ पढ़ाओगी? अरे वो पढ़ के क्या करेगा, उसका तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, सारा दिन मस्ती करते रहता है। इसका एडमिशन करवा के तो सिर्फ पैसों की बर्बादी ही होगी। इस तरह सुधा गोपाल को पढ़ाती लिखाती नहीं है और गोपाल गैरेज में काम करने जाने लगता है। वक्त के साथ साथ दोनों लड़के बड़े हो जाते हैं और राहुल की शादी हो जाती है। माँ जी, आप काम करने में कितनी सुस्ती दिखाती हैं। खाना खाते समय तो आपके हाथ बड़े तेज चलते हैं। 2 वक्त की रोटी तो मजे से खा लेती हो, पर कभी सोचा है कि वो खाना कहाँ से आता है? आधे घंटे के अंदर ये काम खत्म हो जाना चाहिए। हे भगवान, ये डायन मेरे ही नसीब में लिखी थी। घर के सारे काम मुझसे करवाती है। इसने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। पर अपना दुख कहूँ भी तो किससे? मेरा बेटा तो इसी के तलवे चाटता है। क्या सोचा था और क्या हो गया। फिर एक दिन, ये लो, हमारी शिमला की टिकट आ गई है, तुम जाने की तैयारी शुरू कर दो। अरे, मैंने तो सारी तैयारी पहले ही कर ली है। अरे बेटा, मैं और तेरे बाबूजी भी कब से वैष्णो देवी जाना चाहते हैं। हमें भी एक बार दर्शन करा ला। अब तो तूने अपने दफ्तर से छुट्टी भी ले ली है। तो हम साथ चलेंगे ना? माँ, तुम मेरी छुट्टियां खराब करना चाहती हो क्या? हाय दिन तो तुम बीमार रहती हो। तुम क्या चाहती हो? तुम्हें अपने साथ ले जाकर मैं एंजॉय करूंगा
कि तुम्हें लेकर वहां अस्पतालों के चक्कर लगाता फिरूंगा। ये तू क्या कह रहा है बेटा? भला अपनी माँ से कोई इस तरह बात करता है? अरे वाह माँ जी, उम्र हो चली है और घूमने फिरने का शौक अभी तक गया नहीं। बेकार की बातें करके हमारा मूड खराब मत करिए। चुपचाप घर में पड़ी रहिए और हमारे वापस आने तक घर का ख्याल रखिएगा, समझी? अगले दिन राहुल अपनी पत्नी को लेकर शिमला घूमने चला जाता है। इस तरह अपनों के साथ होकर भी सुधा अकेली पड़ जाती है। हालांकि गोपाल अपने माता पिता की सेवा करता था, लेकिन सुधा तो अपने बेटे राहुल के मुंह में अंधी थी। ठीक 1 महीने के बाद, सुनिए जी, अब हम ये घर बेच देते हैं और मेरे मायके में घर लेके वहीं रहेंगे। वैसे भी मेरा मन यहाँ नहीं लगता। मैंने तो आपको हमारी शादी के वक्त ही कह दिया था ना कि मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहूंगी। याद है ना आपको? अरे हाँ मेरी जान, मुझे सब याद है। भला आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात टाली है? तुम जब कहोगी हम ये घर बेचकर चले जाएंगे। चलो चलो चलो, मुस्कुरा भी दो मेरी जान। आखिरकार वो दिन आ जाता है। हाय राम, ये तू क्या कह रही है बहू? हम दोनों को घर से निकाल रही है? अरे ये मत भूल, हम तेरे सास ससुर हैं। अरे राहुल, तू बहू से कुछ कहता क्यों नहीं? ये क्या कहेंगे? ये घर मेरे नाम है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ, जो चाहे वो करूँगी। बेटे के मुंह में यही गलती हर माँ बाप कर बैठते हैं, जो बिना सोचे समझे अपने बच्चों पर भरोसा करके सब कुछ उनके नाम कर देते हैं। हमसे भी यही गलती हो गई, वरना आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब तो देख लिया ना। चलिए अपना बोरिया बिस्तरा उठाइए और यहाँ से चलते बनिए। राजेश और सुधा रोते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ गोपाल आ जाता है। अपने माता पिता को इस हालत में देख उनके बिना कुछ कहे सब समझ जाता है। माँ, पिताजी, आप लोग मेरे साथ आइए, अभी आपका ये बेटा जिंदा है। लेकिन बेटा, चिंता मत करिए, आप दोनों के आशीर्वाद से मैं इस लायक बन चुका हूँ कि आप दोनों के सर पर एक छत और साथ ही 2 वक्त सुकून की रोटी खिला सकता हूँ। अपने प्रति गोपाल का समर्पण और कर्तव्य निष्ठा देख सुधा और राजेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चुग चुग जी मेरे लाल। अरे साले साहब, जरा मुझे टीवी का रिमोट तो पकड़ाना, अब मुझसे उठा नहीं जा रहा और आईपीएल शुरू होने वाला है। हाँ क्या जीजा जी, सामने पड़ा रिमोट भी आपसे उठाया नहीं जा रहा? सारा दिन बस टीवी देखते रहते हो। मैंने कितनी बार कहा है कि आप मेरे साथ ऑफिस चला करिए। अच्छा बेटा, अब हमारे ये दिन आ गए कि तुम सिखाओगे हमें। अरे जाओ जाओ, अपना काम करो। दीपक जानता था कि उसकी बातों का मुरारी लाल पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। फिर वो वहाँ से चला जाता है। बड़ा आया था मुझे ज्ञान बांटने। फिर मुरारी लाल टीवी देखने में मग्न हो जाता है। अरे कोहली आउट, कभी तो आईपीएल में चल जाया कर। हाँ? मुरारी लाल पैसे और मौज मस्ती से बढ़कर दुनिया में किसी और चीज को अहमियत नहीं देता था। वो उल्टे सीधे कामों में अपना सारा दिन बिता देता था। घर का एक दामाद होने के कारण कोई उसे कुछ नहीं कहता था। फिर एक दिन मुरारी लाल अपनी सास से कहता है, अरे सासू माँ, आज मैं बाजार जा रहा हूँ, एक लैपटॉप लेने की सोच रहा हूँ। अब मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं कुछ नया काम शुरू करने की सोच रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है दामाद जी, तुम रुको, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। फिर वो तिजोरी से पैसे निकालकर मुरारी लाल को दे देती है। मुरारी लाल सारे पैसे जेब में डालकर वहाँ से चला जाता है। शाम को मुरारी लाल सोफे पर बैठा पबजी खेल रहा होता है। हाँ हाँ, बस बस भाई, थोड़ा और आगे जा। रुक रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। अचानक कमरे में मुरारी लाल की पत्नी सावित्री आ जाती है। तो ये है आपका लैपटॉप। उफ, आप तो मेरी माँ से कहकर गए थे कि मैं लैपटॉप लेने जा रहा हूँ,
कोई नया बिजनेस शुरू करना है। अरे भाग्यवान, इस फोन की बैटरी बहुत अच्छी है। मैं इसमें आराम से सारा दिन पबजी खेल सकता हूँ। अब चलो यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। हाँ हाँ जाती हूँ। वैसे भी मुझे पत्थर से सर फोड़ने का कोई शौक नहीं है। फिर सावित्री गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इस घर में एक से एक नमूने हैं, जिसे देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है। मुरारी लाल रोज किसी न किसी बहाने से अपनी सास से पैसे लेता और बाहर जाकर मौज मस्ती में सारे पैसे उड़ाकर आ जाता। एक दिन उसके ससुराल का पुराना वकील उनके घर आता है और मुरारी लाल की सास से कहता है, माँ जी, मैं अगले हफ्ते प्रॉपर्टी के सारे पेपर बनवा कर ले आऊंगा और दीपक बेटा के दस्तखत करवा कर सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करवा दूंगा। मुरारी लाल वहीं पास में खड़ा वकील की सारी बातें सुन लेता है। तो ये बात है, सारी प्रॉपर्टी उस बेवकूफ दीपक के नाम हो जाएगी। लेकिन मेरा नाम भी मुरारी लाल है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगले दिन हरिया वकील के साथ सारे कागज तैयार करवाकर मुरारी लाल के पास आ जाता है। मुरारी लाल उसे लेकर अपनी सास के पास जाता है और सास से कहता है, माँ जी, मैंने फैसला कर लिया है कि अब से इस घर की सारी जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर उठाऊंगा। बस ये कुछ कागजातों पर आप अपने दस्तखत कर दीजिए। अरे बेटा मुरारी, इसी दिन का तो मुझे कब से इंतजार था। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। मैं अभी इन कागजातों पे दस्तखत कर देती हूँ। कागजातों पर दस्तखत होते ही सारी प्रॉपर्टी मुरारी लाल के नाम हो जाती है। अगले दिन मुरारी लाल दीपक से कहता है, दीपक, कल से तुम्हें दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने नए लोगों की भर्ती शुरू कर दी है। तुम अपने लिए कहीं और नौकरी ढूंढ लो, और हाँ, रहने के लिए भी कोई दूसरी जगह देख लो। तभी वहाँ मुरारी लाल की सास आकर कहती है, ये सब तुम क्यों कर रहे हो बेटा मुरारी? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हम तो तुम्हारे अपने हैं। अरे माँ जी, मैं तो सिर्फ पैसों को अपना मानता हूँ। पैसा है तो सब कुछ है, और वैसे भी ये सब मैं अपने अच्छे भविष्य के लिए ही कर रहा हूँ। तभी मुरारी लाल की पत्नी सावित्री गुस्से में कहती है, सुनो जी, मेरी माँ और भाई अगर इस घर को छोड़कर जाएंगे तो मैं भी उनके साथ अपने बेटे को लेकर चली जाऊंगी। आप अच्छी तरह से सोच लीजिए। लेकिन सावित्री की बातों का मुरारी लाल पर कोई असर नहीं पड़ता। उसके सर पर तो दौलत का नशा सवार होता है। हाँ, ये तो और अच्छी बात है। कम से कम ये रोज रोज की तुम्हारी किटकिट तो नहीं सुननी पड़ेगी। अगले दिन दीपक सभी को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर मुरारी लाल उस घर में अकेला रहने लगता है। कुछ दिन तो उसके मजे से गुजर जाते, लेकिन धीरे धीरे उसका अकेलापन उसे काटने को दौड़ता है। वो समझ जाता है कि परिवार के बिना जिंदगी जीने में कोई मजा नहीं है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर मुरारी लाल अपनी पत्नी के पास जाकर उससे माफी मांगता है और सब लोग उसे माफ कर देते हैं। तभी मुरारी लाल का साला कहता है, जीजा जी माफी मांगते अच्छे नहीं लगते। इस काम के लिए हम साले हैं ना। शिक्षा, हमारे रिश्ते पैसों से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए।